वेलकम यू ऑन अनदर सेशन जिसमें हम एक रिवीजन करने वाले हैं ग्रेविटेशन का, क्विक रिवीजन करने वाले हैं ग्रेविटेशन वाले चैप्टर का। पर्टिकुलरली हम इसमें डिस्कस करेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आफ्टर दैट वी विल बी डूइंग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इन स्पेसिफिक। उसके बाद हम एस्केप वेलोसिटी को देखेंगे, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को देखेंगे, जो स्टेशनरी सैटेलाइट को देखेंगे, एंड केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशंस को भी हम यहाँ पर देखेंगे। और उसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर जो है ये यहाँ पर एंड हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर जो देखेंगे दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, और इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी। अब ये जो लॉ है ये बोल क्या रहा है, इसकी फॉर्मूला क्या है और इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, राइट। तो अंडरस्टैंड करना, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ये बोल रहा है अगर दो ऑब्जेक्ट्स है इस यूनिवर्स में, फॉर एग्जाम्पल कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स है जिनके पास कुछ मास होगा। लेट्स सपोज मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है ए, दूसरा ऑब्जेक्ट मेरे पास है ऑब्जेक्ट बी। ए ऑब्जेक्ट जो है इसका मास है m1 और ऑब्जेक्ट बी जो है इसका मास जो है वो है m2। अगर ये दो ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं तो अकॉर्डिंग, और ये जो दो ऑब्जेक्ट्स जो है ए और बी, फॉर एग्जांपल इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो है r के इक्वल टू, राइट। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ये जो लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन जो है ये बोल रहा है अगर इस तरीके से आपको कहीं सिचुएशन मिलेगी कि दो मासेस एग्जिस्ट कर रहे होंगे, दो ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट कर रहे होंगे और उनके दरमियान कोई भी डिस्टेंस हो सकती है, राइट। उनके पास कुछ भी मास हो सकता है, तो इनके दरमियान जो है एक फोर्स एग्जिस्ट करेगा जिसको हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। ये जो दो मासेस है इनके दरमियान एक फोर्स एग्जिस्ट करेगा, उस फोर्स को हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। एंड एग्जैक्टली ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है जो वो फोर्स इन बिटवीन दीज टू होगा वो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दियर मासेस। दैट मीन्स अगर इनका मास ज़्यादा होगा दैट मीन्स फोर्स यहाँ पर ज़्यादा होगा, अगर इनका मास कम होगा दैट मीन्स फोर्स यहाँ पर कम होगा। दैट्स व्हाट एक्चुअली द डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी साइन ओवर हियर मीन्स, राइट। और ये और बोल रहा है ये जो फोर्स होगा दिस विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस इन बिटवीन दीज टू मासेस। अब ये जो दो मासेस है इनके दरमियान कोई डिस्टेंस होगी, लेकिन जितनी ज़्यादा ये डिस्टेंस होगी उतना कम फोर्स इनके दरमियान होगा, जितनी कम डिस्टेंस होगी उतना ज़्यादा यहाँ पर फोर्स होगा। अंडरस्टैंड करना। तो अगर मैं इन दो को यहाँ पर मिलाऊंगा तो मेरे पास एक लॉ बन जाएगा, एक स्पेसिफिक फॉर्मूला बन जाएगी दैट इज F, और दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1, दिस विल बी m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। और अगर मैं इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को यहाँ से हटाऊंगा तो मेरे पास आ जाएगा f विल बी इक्वल टू सम कांस्टेंट। उस कांस्टेंट को हम यहाँ पर कैपिटल G से रिप्रेजेंट करेंगे, G टाइम्स दिस विल बी m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। व्हाट्स m1? दिस इज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट 1। What's m2? Mass of object 2. What's r? The distance in between these two objects, right? और ये जो कैपिटल G है इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। उससे भी पहले मैं आपको यहाँ पर बोल दूँ, ये जो फोर्स होता है ये ओनली अट्रैक्टिव होता है, ये अट्रैक्टिव होता है, ओनली अट्रैक्टिव नेचर का होता है, ये रिपल्सिव नेचर का नहीं होता है। सेकंड पॉइंट आपको क्या याद रखना है, ये जो लॉ है दिस इज अप्लाइड यूनिवर्सली, और इसकी यूनिवर्सल एप्लीकेशन है। इसका मतलब क्या होता है कि ये नेसेसरी नहीं है कि जो दो मासेस होंगे वो इक्वल होने चाहिए, एक मास छोटा भी हो सकता है दूसरा मास बड़ा भी हो सकता है, राइट। तो ये किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स, कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हो हमारे पास, उन पे हम ये अप्लाई कर सकते हैं। ये बात क्लियर है। और थर्ड थिंग आपको याद रखनी है, इट was proposed by Sir Isaac Newton in 1687। 1687 में इसको सर आइजैक न्यूटन ने प्रपोज किया था इस लॉ को, राइट। अब यहाँ पर देखो मैंने बताया ये जो G है कैपिटल G, इस कैपिटल G को हम बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ, इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये जो G है इसको हम बोलेंगे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्लियर है। हमें क्या पूछा जाता है कि ये जो G है कैपिटल G है इसकी वैल्यू क्या होती है, ये बात आप याद रखिएगा। इसकी वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू जो होती है दैट्स इक्वल टू 6.67 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg -2 kg पावर -2। आई होप दैट्स क्लियर। ये आप इसका न्यूमेरिकल वैल्यू जो है ये आप याद रखिएगा। इसके बाद हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी डायमेंशनल फार्मूला क्या होती है। अंडरस्टैंड करना, मैंने बताया F इज इक्वल टू G टाइम्स m1
m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अगर मैं यहाँ से g को आइसोलेट करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा g विल बी इक्वल टू एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 एंड m2, राइट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यूनिट ऑफ फोर्स मल्टीप्लाइड बाई यूनिट ऑफ डिस्टेंस का स्क्वायर डिवाइडेड बाई यूनिट ऑफ kg, दैट मीन्स यूनिट ऑफ मास का स्क्वायर नीचे आएगा डिनोमिनेटर में। इन द सिमिलर वे हम यूनिट्स भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो यूनिट्स आते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी कि कैपिटल G के, वो आते हैं m-1 L3 एंड T-2। ये इंपॉर्टेंट है। या इस वाली फार्मूला, ये जो फार्मूला मैंने यहाँ पर आपको बताई, यहाँ से आप इनको डराइव भी कर सकते हो और इनको आप डायरेक्टली यहाँ पर रिमेंबर कर सकते हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, कभी कभार डायरेक्टली पूछे जाते हैं। इसके बाद सेकंड थिंग जो हमें पढ़नी है, दैट्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम बोल किसको रहे हैं? फर्स्ट थिंग, पहले आप इसकी वैल्यू याद रखना। जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ग्रेविटी जब ग्रेविटी की जो एक्सेलरेशन होती है, इसकी अगर हम स्टैंडर्ड वैल्यू की बात करेंगे तो दैट्स इक्वल टू 9.81 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। और ये कहां पर होती है? एट सरफेस ऑफ अर्थ की जो सरफेस होती है वहां पर हमें स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देखने को मिलती है, एंड दैट्स इक्वल टू 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अगर हमारे पास कभी जीरो ग्रेविटी होगी, दैट मीन्स जहां पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी? 0 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। और ये हमें कहां पर देखने को मिलती है? ये एस्ट्रोनॉट्स देखते हैं कहां पर? स्पेस में, ठीक है। और एज ए रिजल्ट ऑफ दैट वहां पर हमें वेटलेसनेस फील होती है। देखो, वेट हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है m मल्टीप्लाइड बाई G के इक्वल टू, करेक्ट। तो अगर G की वैल्यू 0 आ गई, दैट मीन्स W की वैल्यू भी 0 के इक्वल टू आ जाएगी। जब वेट की वैल्यू 0 आ गई, उस कंडीशन को हम बोलते हैं वेटलेसनेस। इंसान को अपना वेट जो है वो फील ही नहीं होता है, राइट। अब यहाँ पर देखिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है, इसकी फॉर्मूला क्या होती है? इसको हम फाइंड आउट अगर करना होगा तो इसको हम फाइंड आउट कैसे करेंगे? अभी मैंने आपको बताया फोर्स जो होता है वो होता है G टाइम्स m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। करेक्ट है ये वाला पॉइंट। अब मुझे बताइए, हमने पढ़ा है फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, दैट मीन्स एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाई मास, राइट। तो अगर ये फोर्स है, अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा मास से, तो मेरे पास क्या आ जाएगी? मेरे पास एक्सेलरेशन आएगी। और उसी एक्सेलरेशन को मैं G से रिप्रेजेंट करता हूं। मैं बोलूंगा G विल बी इक्वल टू G कैपिटल M स्मॉल m। कैपिटल M विल बी द मास ऑफ अर्थ, स्मॉल m विल बी द मास ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, राइट। ये आर स्क्वायर आ गया नीचे, और हम इसी को डिवाइड करेंगे स्मॉल m से, जिसकी हमें एक्सेलरेशन देखनी होगी। तो m से m कैंसल आउट हो जाएगा, हमारे पास बची g की वैल्यू, दैट मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? gm डिवाइडेड बाई दिस विल बी r का स्क्वायर, राइट। तो ये आप याद रखिएगा, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, जो सरफेस ऑफ अर्थ होती है, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, वो होती है Gm डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर, Gm डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर। और अगर इसी फॉर्मूला में हम G की वैल्यू डालेंगे, M की वैल्यू डालेंगे, R की वैल्यू डालेंगे, तो हमारे पास G की जो स्मॉल g है उसकी वैल्यू आती है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पर आप देखना, मास जो होता है ना, मास की वैल्यू क्या डालोगे आप? मास की वैल्यू डालना 6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻24 kg। और रेडियस क्या है अर्थ की? रेडियस है अर्थ की 6.4 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻6 मीटर्स, राइट। ये दो वैल्यू जब आप उसमें डालोगे तो आपके पास जो स्मॉल g की वैल्यू आ जाएगी, दैट मीन्स एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो मैंने आपको पहले ही भी बताया था। इसी को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड वैल्यू, इसी को हम बोलेंगे स्टैंडर्ड वैल्यू। अब ये जो g है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये कांस्टेंट नहीं रहती है, ये वेरी करती है फ्रॉम पोजीशन टू पोजीशन। एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक हम जब जाएंगे ये वेरी करती है। सिमिलरली अगर हम फ्रॉम द अर्थ सरफेस कुछ हाइट तक ऊपर जाएंगे तो ये वेरी करेगा, और अगर हम किसी डेप्थ में जाएंगे, इनसाइड द अर्थ जाएंगे, तो ये वहां पर भी वेरी करेगा। फर्स्ट पॉइंट हम यहाँ पर क्या देखेंगे? वेरिएशन ऑफ g विद ऑल्टीट्यूड। अगर हम किसी हाइट h, फॉर एग्जाम्पल मुझे फाइंड आउट करना होगा वैल्यू ऑफ acceleration due to gravity at some height, let me call that height as h। किसी हाइट पे मैं गया फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, वहां पर मुझे फाइंड आउट क्या करना है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो सिंपली आपको फॉर्मूला याद रखनी है, उसको मैं अगर g डैश से रिप्रेजेंट करूंगा तो वो किसके इक्वल टू होता है? g मल्टीप्लाइड बाई, अंडरस्टैंड करना, r डिवाइडेड बाई r प्लस h का होल स्क्वायर, r स्क्वायर डिवाइडेड बाई r प्लस h होल स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू एट
दिस द वैल्यू एट सम हाइट इक्वल टू h। अगर मैं अर्थ की सरफेस से ऊपर जाऊंगा किसी हाइट पे, अब अगर हमारे पास कुछ ऐसा केस होगा जो h है, जो हाइट है वो फॉर एग्जांपल बहुत ही छोटी होगी फ्रॉम द रेडियस ऑफ अर्थ, जो हमने हाइट अटेन की है वो बहुत ही छोटी होगी एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ अर्थ। तो इन दैट केस आप यहाँ पर ये वाली फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। आप डायरेक्ट याद रखना g डैश, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दैट स्पॉट दैट विल बी इक्वल टू ग्रेविटेशनल स्टैंडर्ड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 1 माइनस 2 टाइम्स h डिवाइडेड बाई r से, तो ये 2 टाइम्स h जो है ये बन जाए, ये हमारी हाइट होगी। लेकिन ये कब होगा, ये केस इंपॉर्टेंट है। ये सेकंड केस आप कब अप्लाई करोगे, ये इन दैट केस आप अप्लाई करोगे जब ये स्मॉल h होगा, ये वेरी वेरी स्मॉल होगा किससे, रेडियस ऑफ अर्थ के कंपैरिजन में। तो दिस वाज केस नंबर 1, वेरिएशन ऑफ g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है ये कैसे वेरी करती है विद हाइट और विद अल्टीट्यूड, मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ। सेकंड केस, अगेन सेकंड केस जो है ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं केस नंबर 2 बोलूंगा। वेरिएशन ऑफ जी विद द डेप्थ, अगर हम अर्थ के इनसाइड जाएंगे, अगर हम किसी डेप्थ तक जाएंगे तो वहां पर क्या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन चेंज होती है, ओब्वियसली होती है, और कितनी होती है वो हमें यहाँ पर देखना है। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई डेप्थ डी चूज की है जहां तक आप गए हो, और वहां पर आपको देखना है कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होगी। तो जी डैश की वैल्यू, दैट मीन्स एक्सेलरेशन एट दैट स्पॉट, दैट विल बी इक्वल टू ओरिजिनल और स्टैंडर्ड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन multiplied by 1 minus d upon r, multiplied by 1 minus d upon r. What is d? d होगी distance और depth from surface of earth, अर्थ की सरफेस के नीचे जो डेप्थ होगी वो हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे d से, राइट। और ये जो r है दिस विल बी द रेडियस ऑफ अर्थ। अब मुझे आप बताइए, अगर मैं रेडियस की बात करूंगा, अगर मैं सेंटर की बात करूंगा, अर्थ जो है ये एक स्फेरिकल होती है, राइट, ये स्फेरिकल होती है। अगर मैं सरफेस से नीचे आ गया कहां तक, रेडियस तक, राइट, मैं बोलूंगा अगर हाइट होगी बराबर रेडियस के, दैट मीन्स अगर मैं सेंटर ऑफ द अर्थ की बात करूंगा तो वहां पर जी डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, जी मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस डी के इंस्टेड मैं यहाँ पर लिखूंगा r डिवाइडेड बाई r, दैट मीन्स g मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 1, दैट मीन्स 0 की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। तभी हम बोलते हैं जो सेंटर ऑफ द अर्थ है, जो सेंटर ऑफ अर्थ है वहाँ पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी वो 0 के इक्वल टू हो जाएगी। वहाँ पर कोई भी ग्रेविटेशनल पुल हमें देखने को नहीं मिलता है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नंबर 3 फैक्टर जो है ये अगेन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसपे यहाँ पर ग्रेविटेशन वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डिपेंड करती है, एंड द फैक्टर इज रोटेशन ऑफ अर्थ। जब अर्थ रोटेट करती है तो जो अर्थ की जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होती है वो भी यहाँ पर वेरी करेगी, राइट। जो रोटेशन ऑफ द अर्थ होगी, वैल्यू ऑफ जी क्या होगी, डिक्रीज होगी अगर रोटेशन इंक्रीज होगी। पहली बात मैं यहाँ पर आपको बोल दूँ, जी की वैल्यू क्या होगी अगर अर्थ की रोटेशन इंक्रीज होगी, अगर अर्थ की रोटेशन इंक्रीज होगी जी की वैल्यू डिक्रीज होगी। दैट मीन्स जी कब इंक्रीज होगा, जब रोटेशन डिक्रीज होगा, जब रोटेशन डिक्रीज होगा। और मैं बोलूँगा जी कब डिक्रीज होगा, जब रोटेशन इंक्रीज होगी, जब रोटेशन इंक्रीज होगी। ज्यादा रोटेशन मतलब कम एक्सेलरेशन, कम एक्सेलरेशन मतलब ज्यादा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है। अब अंडरस्टैंड करना, जो वैल्यू होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फॉर एग्जांपल एट सर्टेन लैटिट्यूड, वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो हम उसके लिए एक जनरल फॉर्मूला है, उसके लिए एक जनरल एक्सप्रेशन है, दैट इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट सम लैटिट्यूड, लेट मी कॉल दैट एज लैम्बडा, दैट इज गिवन बाय जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऑफ लैम्बडा, राइट। लैम्बडा यहाँ पर लैटिट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा, लैम्बडा यहाँ पर लैटिट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। ये बात इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको याद रखनी है जितना। अब यहाँ पर और एक बात मैं आपको बोल दूं, अगर अर्थ की रोटेशन जो है, अगर रोटेशन इंक्रीज हो जाएगी दैट मीन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पर इंक्रीज होगा, और जितना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इंक्रीज होता है जी की वैल्यू उतनी ही कम हो जाएगी, जी की वैल्यू उतनी ही कम हो जाएगी। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं इक्वेटर की बात करूँगा, इक्वेटर की अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूंगा, लेट मी चेंज द पेन ओवर हियर, अगर मैं पर्टिकुलरली इक्वेटर की बात करूंगा तो इक्वेटर पे मैं क्या बोल सकता हूं, मैं बोलूंगा एट इक्वेटर जो लैटिट्यूड की वैल्यू होती है वो होती है 0 के इक्वल टू।
एट इक्वेटर लैटिट्यूड की वैल्यू होती है 0 डिग्री के इक्वल टू, तो क्या मैं बोल सकता हूं जो g की वैल्यू आ जाएगी एट इक्वेटर दैट विल बी इक्वल टू g माइनस आर ओमेगा का स्क्वायर, g माइनस आर ओमेगा का स्क्वायर। इस फार्मूला में आप सब्स्टिट्यूट कीजिए तो ये जो वैल्यू होती है ये मिनिमम वैल्यू होती है, मिनिमम वैल्यू। और इसी के अलावा अगर मैं पोल्स की बात करूंगा, अब अगर मैं पोल्स की बात करूंगा तो पोल्स पे मेरा क्या सिचुएशन बन जाएगी, एट पोल्स, मैं यहाँ पर लिखूंगा एट पोल्स जो लैटिट्यूड की वैल्यू होती है वो कितनी होती है 90 डिग्रीज के इक्वल टू, करेक्ट। तो मैं बोल सकता हूँ जी डैश की वैल्यू आ जाएगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल टू, राइट। तो ये मेरी मैक्सिमम वैल्यू बन जाएगी, ये मेरी मैक्सिमम वैल्यू बन जाएगी। तभी हम बोलते हैं एट इक्वेटर जी जो होता है वो लेस होता है एज कंपेयर टू एट पोल्स पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन विच इज फाउंड ऑन इक्वेटर, आई होप दैट्स क्लियर एज वेल। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट्स ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड कर लीजिए इस टर्म को, ग्रेविटेशनल फील्ड को। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक मैग्नेट है, अगर मेरे पास एक मैग्नेट है तो मैग्नेट के अराउंड कितने रीजन में, कितनी स्पेस में ये मैग्नेट अपना इफेक्ट दिखा सकता है, उसको मैं बोलूंगा मैग्नेटिक फील्ड। इन द सिमिलर वे अगर मेरे पास एक मास है तो कितनी स्पेस में ये अपना ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस दिखा सकता है, उसको मैं बोलूंगा ग्रेविटेशनल फील्ड। सिंपल सी बात है। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गो विद द डेफिनेशन। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होती क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हम बोलते हैं इट इज द फोर्स दैट्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट मास इन द ग्रेविटेशनल फील्ड एट अ पॉइंट इन स्पेस। ये वो वाला फोर्स होता है। इंटेंसिटी हम बोलते हैं फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ सर्टेन यूनिट टेस्ट मास, राइट। अगर हम किसी टेस्ट मास को रखेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने एक मास m लाया, उसको मैंने एक ग्रेविटेशनल फील्ड में रखा, तो वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, उस एक्सपीरियंस को मैं बोलूंगा यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, उसको मैं बोलूंगा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जो होती है इसको हम E से रिप्रेजेंट करते हैं। पॉइंट नंबर 1 ये किसके इक्वल होता है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट मास को मैं अगर यहां पर m0 से रिप्रेजेंट करूंगा तो मेरी जो एक्सप्रेशन आएगी इसके लिए दैट मींस E विल बी इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय m0, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है E जो है, अगर मैं इसके यूनिट्स की बात करूंगा, अगर मैं E के यूनिट्स की बात करूंगा तो इसका जो यूनिट होगा वो होगा यूनिट ऑफ फोर्स डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ मास। यूनिट ऑफ फोर्स क्या है, न्यूटन। यूनिट ऑफ मास क्या है, kg, राइट। न्यूटन पर kg, दैट विल बी द यूनिट ऑफ, दैट विल बी द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। आई होप दैट्स क्लियर एज वेल, क्लियर है ये वाला पॉइंट। After that there is another term that's called gravitational potential। अब gravitational potential क्या होता है, gravitational potential अगर हमें किसी पॉइंट पे डिफाइन करना होगा हम बोलेंगे gravitational potential at that particular point in a gravitational field may be defined as the work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point। अगर मेरे पास एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, फॉर एग्जाम्पल एक मास m0 है, ये मेरे पास एक मास है, राइट। इस मास को अगर मुझे इन्फिनिटी से लाना है एक पर्टिकुलर पॉइंट तक, फॉर एग्जांपल ये मेरे दूसरा मास है, यहाँ पर इसका जो स्पेस है दैट मीन्स यहाँ पर ये ग्रेविटेशनल फील्ड है। अब मुझे यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल देखना है, तो अगर मैं ये मास लाऊंगा इन्फिनिटी से लेके इस पॉइंट तक, मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा, उस चीज़ को मैं बोलूँगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो सिंपल सी बात है, जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है इसको मैं V से रिप्रेजेंट करता हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट है। और कैसे मैं इसको लिख सकता हूँ, मैं लिखूंगा वर्क डन, दिस विल बी इक्वल टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए मास, राइट, ए टेस्ट मास में यहाँ पर बोलूंगा फॉर कन्वीनियंस, मैं बोलूंगा वर्क डन इन ब्रिंगिंग दिस टेस्ट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट। आई होप दैट्स क्लियर। इसके अलावा अगर हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट मास देखना होगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा V ड्यू टू अ पॉइंट मास,
पॉइंट मास, अगर हमारे पास एक पॉइंट मास होगा और हमें देखना होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, दैट विल बी इक्वल टू माइनस टाइम्स GM डिवाइडेड बाई R। याद रखना ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है दिस इज ऑलवेज नेगेटिव, ये हमेशा नेगेटिव होता है, ये कभी भी पॉजिटिव नहीं होगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो होगा ये कभी भी पॉजिटिव नहीं होगा। आफ्टर दैट अगर मैं इसकी बात करूंगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की, क्या स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, तो ऑब्वियस सी बात है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। और अगर मैं इसकी यूनिट्स की बात करूंगा तो यूनिट्स क्या होंगे इसके, यूनिट्स ऑफ V विल बी इक्वल टू यूनिट्स ऑफ W divided by units of mass, units of W, that means units of work के units क्या होते हैं, जूल। ऑब्वियसली मैं यहाँ पर बोलूँगा units will be equal to units of work that is joule divided by units of mass that means किलोग्राम, और मैं यहाँ पर kg लिखूंगा, और मैं इसको लिख सकता हूँ जूल किलोग्राम इनवर्स, that are going to be the units of this particular quantity, that is gravitational potential, I hope that's clear as well, after that जो इंपॉर्टेंट थिंग है दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है ये एग्जैक्टली होता क्या है, इस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं और इसका यूनिट क्या होता है। लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल दैट। तो पहली चीज है डेफिनेशन, द एनर्जी पॉजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजिशन इन ए ग्रेविटेशनल फील्ड। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ग्रेविटेशनल फील्ड में रखेंगे तो उसकी जो पोजिशन होगी बाय वर्च्यू ऑफ दैट पोजिशन, उसके पास जो भी एनर्जी होगी उसको हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सिंपली हम पोटेंशियल एनर्जी किसको बोलते हैं, हम बोलते हैं एनर्जी पॉजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। तो यहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मींस एनर्जी पॉजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन इन द ग्रेविटेशनल फील्ड। सिंपल सी बात है, राइट। अब इसकी कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, अगर हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड आउट करना होगा तो हमारे पास एक तो ऑब्जेक्ट का मास होना चाहिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होनी चाहिए, और उसकी हाइट होनी चाहिए अबव द रेफरेंस पॉइंट। जब हम किसी रेफरेंस पॉइंट को सेट करेंगे तो उस रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगी, तभी उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होगी। करेक्ट है ये वाला पॉइंट। आफ्टर दैट अगर मैं यूनिट्स की बात करूंगा तो इसके जो यूनिट्स होते हैं वो होते हैं जूल्स इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, और जिसको हम बोलते हैं SI सिस्टम। इसके यूनिट्स जो होते हैं वो होते हैं जूल्स। क्यों, क्योंकि ये भी एक एनर्जी ही है, तो एनर्जी के यूनिट्स क्या होते हैं, एनर्जी के यूनिट्स जो होते हैं वो होते हैं जूल्स के इक्वल टू, राइट। मैंने क्या बताया था इसकी डेफिनेशन की, जब हमने बात की थी हमने बताया ये वो एनर्जी है दैट इज पॉजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन इन द ग्रेविटेशनल फील्ड। इन अदर वर्ड्स मैं इसको कुछ इस तरीके से भी डिफाइन कर सकता हूं, मैं बोल सकता हूं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है दिस इज एक्चुअली द एनर्जी, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी और द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम दैट इज गिवन बाय द नेगेटिव ऑफ वर्क डन। करेक्ट, ये बात आप समझना। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मैंने क्या बताया, दिस इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन, नेगेटिव of work done by conservative gravitational force in bringing that mass, in bringing that object from infinity to the present position। जब मेरे पास एक ऑब्जेक्ट होगा, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को इस ग्रेविटेशनल फील्ड में लाऊंगा, कहाँ से, इन्फिनिटी से, तो यहाँ से यहाँ तक पोजीशन A से लेके पोजीशन B तक, पोजीशन A यहाँ पर इन्फिनिटी पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगी, पोजीशन A से लेके पोजीशन B तक जब मैं एक मास को लाऊंगा, एक ऑब्जेक्ट को लाऊंगा, तो मुझे ऑब्वियसली कुछ काम करना पड़ेगा, और जब मैं वो काम करूंगा उसी काम दैट मीन्स वर्क डन, जो वर्क यहां पर डन होगा उसी का नेगेटिव में बोलूंगा, वो होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वो होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अंडरस्टैंड करना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को मैं रिप्रेजेंट किससे करता हूं, U से करता हूं, कैपिटल U से करता हूं, राइट। मैंने बताया दिस इज इक्वल टू माइनस टाइम्स W, ये बात अंडरस्टैंड करना। जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है ये माइनस टाइम्स वर्क डन के इक्वल टू होती है, और इसी को मैं लिख सकता हूं माइनस टाइम्स इंटीग्रल ऑफ F डॉट ds या F डॉट dr या F डॉट dr, राइट। क्योंकि हमने पढ़ा है F डॉट ds क्या होता है, वर्क डन होता है, वर्क डन होता है। ये बात क्लियर है। ये हमने वर्क कहाँ से कहाँ तक किया है, जब हमने एक ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से लाया, कहाँ तक,
किसी r पोजीशन वेक्टर तक लाया हमने, किसी r पोजीशन तक हमने इसको लाया। ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है। आफ्टर दैट अगर मुझे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दो पार्टिकल्स की फाइंड आउट करनी होगी। फॉर एग्जांपल एक पार्टिकल है, ये है मास m1, दूसरा पार्टिकल है, इसका मास जो है वो है m2, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है फॉर एग्जांपल यहाँ पर है r। अगर मुझे ये दो पार्टिकल सिस्टम जो है, अगर मुझे इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड आउट करना होगा, मैं कैसे करूँगा? सिंपल सी फॉर्मूला मुझे याद रखनी है। मैं बोलूँगा जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दैट मीन्स u जो है, u over here will be equal to minus times capital G, that means the universal gravitational constant multiplied by m1 multiplied by m2 divided by the r। यहाँ पर r का स्क्वायर नहीं लिखना, क्योंकि ये यहाँ पर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूँ, राइट। और अगर मैं एट द सरफेस ऑफ द अर्थ की बात करूँगा, अगर मैं सरफेस ऑफ द अर्थ की बात करूँगा, तो सरफेस ऑफ अर्थ जो होगा वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर पोटेंशियल एट, मैं यहाँ पर लिखूँगा एट सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ। अगर मैं अर्थ के सरफेस की बात करूंगा तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस टाइम्स जी मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय द रेडियस ऑफ अर्थ, डिवाइडेड बाय द रेडियस ऑफ अर्थ। दिस विल बी ओवर द सरफेस ऑफ अर्थ। सरफेस ऑफ अर्थ जो होता है उसके ऊपर क्या इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये बात क्लियर है। अब अगर मुझे फाइंड आउट करना होगा पोटेंशियल एनर्जी की डिफरेंस क्या होगी, अगर फॉर एग्जांपल पहले मैंने ऑब्जेक्ट रखा था एट हाइट, एट सम हाइट h, और आफ्टर दैट एट सरफेस था, राइट। मुझे देखना होगा u फाइनल माइनस u इनिशियल। u फाइनल क्या था, फाइनल पोजीशन है सरफेस पे, इनिशियल पोजीशन क्या थी, किसी हाइट पे थी, राइट। तो अगर मुझे ये फाइंड आउट करना होगा, मैं बोलूँगा दिस विल बी इक्वल टू u ऑफ r प्लस h। जब मैंने सरफेस के ऊपर किसी h हाइट पे रखा था वहाँ की पोटेंशियल एनर्जी माइनस u एट r, दैट मीन्स द पोटेंशियल एनर्जी एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। दिस विल बी इक्वल टू mgh डिवाइडेड बाई 1 प्लस दिस विल बी h डिवाइडेड बाई r। क्लियर है ये वाला पॉइंट। तो अगर h की वैल्यू मैं यहाँ पर एज्यूम करूँगा ये बहुत ही छोटी है, किसके कंपैरिजन में, कैपिटल R के कंपैरिजन में। दैट मीन्स जो हाइट है, जिस हाइट पे जो हाइट हमने अटेन की थी वो बहुत ही छोटी है इन कंपैरिजन टू दैट रेडियस ऑफ द अर्थ। तो क्या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ दिस विल बी इक्वल टू mgh, तो क्या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ दिस विल बी इक्वल टू mgh। तो ये आपकी एक स्टैंडर्ड फार्मूला बन जाएगी, जो भी क्वेश्चंस आएंगे इस वाली केस से पूछे जाएंगे, इस वाली फार्मूला से हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पर बन जाएंगे। और इसके साथ साथ में और एक बात आपको यहाँ पर बोल दूँ, ओके लेट मी चेंज द पेन फर्स्ट ऑफ ऑल। यहाँ पर मैं और एक बात आपको बोल दूँ, अब अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल 3 सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स होंगे, 4 सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स होंगे, क्या हम उनकी पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड आउट कर सकते हैं? यस, मैं बोलूँगा पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू माइनस टाइम्स दिस विल बी जी m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 और m2 के दरमियान जो भी डिस्टेंस होगी उसको मैं बोलूँगा r12 सिंपल, प्लस g दिस विल बी m1 m3। अब m1 एंड m3 के दरमियान जो भी डिस्टेंस होगी r13 सिंपल। इसी तरीके से मैं लिखूंगा g m और n, m भी एक नंबर है n भी एक नंबर है, राइट। तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस होगी दैट मीन्स r m n, ये हमारा जनरलाइज्ड केस बन जाएगा। जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे होंगे उनके हम यहाँ पर इस तरीके से जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है उस सिस्टम की हम यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड आउट कर सकते हैं इन दिस वे। ये वाला पॉइंट भी क्लियर होगा, आई होप दैट। इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है दैट इज केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। केपलर ने कुछ लॉज दिए थे प्लैनेट्स के मोशन के अबाउट, तो उनको हम यहाँ पर पढ़ेंगे, राइट। फर्स्ट लॉ इज दैट प्लैनेट्स मूव इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट विद द सन एट वन ऑफ द फोकई। जो प्लैनेट्स है वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन। फॉर एग्जाम्पल जो प्लैनेट्स होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। एक इलिप्स जो होता है उसके पास 2 फोकस होते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज फोकस नंबर 1, दिस इज फोकस नंबर 2। इन 2 फोकस में अगर हम किसी एक पे सन रखेंगे, फॉर एग्जांपल दिस इज एस, इसको मैं नाम दूंगा सन, तो जो प्लैनेट्स होते हैं वो एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे। इस तरीके से वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे। दैट्स ऑल अबाउट फर्स्ट लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन और केपलर्स मोशन, राइट। क्या प्लैनेट्स जो है वो मूव करेंगे इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। सेकेंड लॉ जो है केपलर्स प्लैनेटरी का सेकंड लॉ जो है दैट इज प्लैनेट स्वीप इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम एम्फसाइजिंग वेरिंग ऑर्बिटल स्पीड्स। अब जब प्लैनेट क्या होगा, ये इक्वल स्वीप करता है इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल ये वाली फिगर जो मैंने यहाँ पर बनाई, फॉर एग्जांपल यहाँ पर सन था, दिस इज सन।
अब फॉर एज्यूम कर लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ पर प्लेनेट था पोजीशन ए पे, फिर वो पोजीशन बी तक पहुंच गया। पोजीशन ए से एक प्लेनेट कहाँ गया, पोजीशन बी तक। दैट मीन्स उसने इतना एरिया कवर किया, और फॉर एग्जांपल इसको उसमें टाइम लगा टी, राइट। इस एरिया को कवर करने में इस प्लेनेट को टाइम लगा टी। अब जब ये इस साइड आएगा, फॉर एग्जांपल दिस इज पोजीशन डी एंड दिस इज पोजीशन ई, पोजीशन डी से लेके पोजीशन ई तक अगर इतना ही एरिया ये कवर करेगा तो यहां पर भी इसको टाइम टी ही लगना चाहिए। दैट मीन्स जब प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट, वो इक्वल एरियाज कवर करते हैं, वो इक्वल एरियाज स्वीप करते हैं इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अगर वो यहाँ से यहाँ तक फॉर एग्जांपल उसने 4 मीटर स्क्वायर का एरिया कवर किया है 3 सेकंड्स में, तो जब ये यहाँ पर पहुँच जाएगा, यहाँ पर भी ये 4 मीटर स्क्वायर का एरिया कवर करेगा इन 3 सेकंड्स। आई होप दैट्स क्लियर। इक्वल एरिया कवर करेगा इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। इसको हम लॉ ऑफ एरियाज भी बोलते हैं, लॉ ऑफ एरियाज भी हम इस सेकंड लॉ को बोलते हैं। आफ्टर दैट देयर इज अनदर लॉ दैट इज कॉल्ड थर्ड लॉ। थर्ड लॉ क्या बोलता है, देयर इज अ प्रिसाइज मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन द प्लैनेट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन एंड इट्स ऑर्बिटल पीरियड। अंडरस्टैंड करना, जब मैंने यहां पर एक इलिप्स बनाया था तो मैंने आपको क्या बताया, लेट मी चेंज द पेन अगेन। जब मैंने यहाँ पर एक इलिप्स बनाया था तो मैंने आपको बताया ये जो इलिप्स होता है इसके बहुत सारे इसके 2 फोकई होते हैं। अगर एक फोकई पे हम एज्यूम करेंगे कि सन है, करेक्ट। अब अंडरस्टैंड करना, यहाँ से जो मैं एक्सिस डालूंगा इसको मैं, ये बड़ी एक्सिस होती है, इसको मैं बोलूँगा मेजर एक्सिस, और इसके परपेंडिकुलर यहाँ से जो मैं डालूंगा इसको मैं बोलूँगा माइनर एक्सिस। दैट मीन्स छोटी वाली एक्सिस। ये बात क्लियर है। अब सेकंड लॉ क्या बोलता है, अब थर्ड लॉ क्या बोलता है, ये बोलता है स्क्वायर ऑफ प्लैनेट्स टाइम पीरियड। फॉर एग्जांपल प्लैनेट यहाँ पर है, प्लैनेट्स टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है, कितना टाइम इस प्लैनेट को लगेगा, फॉर एग्जांपल टी टाइम इसको लगेगा पूरी एक बार रिवॉल्व करने में इस सन के अराउंड, करेक्ट। कितना टाइम इसको लगेगा एक फुल रेवोल्यूशन इस सन के अराउंड लगाने में, उसको मैं बोलूंगा टाइम पीरियड ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लैनेट। तो ये थर्ड लॉ जो है ये बोलता है इस टाइम का जो स्क्वायर होगा, दैट मीन्स जो टाइम पीरियड का स्क्वायर होगा, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, that will be directly proportional to the cube of semi major axis। ये वाली जो एक्सिस है इसको मैं बोलता हूं मेजर एक्सिस, इसको मैं हाईलाइट करूंगा। ये वाली एक्सिस जो है इसको मैं बोलता हूं मेजर एक्सिस, और मेजर एक्सिस का सेमी मेजर हमें लेना है। अगर मैं इसका हाफ लूंगा तो वो मेरा बन जाएगा सेमी मेजर, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, इसको मैं बोलूंगा सेमी मेजर एक्सिस। फॉर एग्जांपल इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा आर से, दैट मींस टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर का क्यूब। सेमी मेजर एक्सिस का जो क्यूब होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दैट मींस थर्ड लॉ बोलता है टाइम का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर का क्यूब। व्हाट्स टी का स्क्वायर, टी इज द टाइम पीरियड ऑफ द प्लैनेट। याद रखना टी जो है ये है पीरियड ऑफ प्लैनेट to complete one revolution, right। इसी तरीके से R क्या है, R is the semi major axis। इसी का जब हम क्यूब लेंगे और उसका हम स्क्वायर लेंगे तो ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसके बाद एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी। व्हाट्स एस्केप वेलोसिटी, ये वो स्पीड होती है अगर हम एक ऑब्जेक्ट को, फॉर एग्जांपल ये अर्थ है, अर्थ के सरफेस से हमें एक ऑब्जेक्ट को लॉन्च करना है, प्रोजेक्ट करना है अपवर्ड्स, लेकिन वो हर बार नहीं हो पाता है क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड जो होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है, इसको ग्रेविटी अपनी तरफ खींचती है और ऊपर जाने नहीं देती है। अब हमें एक ऐसी स्पीड चाहिए होती है जो कि मोर पावरफुल होगी इस ग्रेविटेशनल फील्ड के कंपैरिजन में। अब वो स्पीड जो एनफ होगी एक ऑब्जेक्ट के लिए टू एस्केप फ्रॉम द ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ, उस स्पीड को मैं बोलूंगा एस्केप वेलोसिटी। उस वेलोसिटी को मैं बोलूंगा एस्केप वेलोसिटी, राइट। तो अगर मेरे पास कोई प्लैनेट होगा, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक प्लैनेट है, ये अर्थ भी हो सकती है, कोई भी प्लैनेट हो सकता है, जिसका जो मास है वो है फॉर एग्जांपल m, और जिसकी जो रेडियस है वो है
रेडियस जो है वो है r। तो इन दैट केस जो एस्केप वेलोसिटी होगी, जो एस्केप वेलोसिटी होगी वो कितनी होती है, वो होती है रूट ऑफ 2 टाइम्स gm डिवाइडेड बाई r। या आप डायरेक्टली फॉर्मूला यहाँ पर यू रिमेंबर कर सकते हो और यूज़ भी कर सकते हो। और इसी को मैं अगर थोड़ा सा मॉडिफाई और करूँगा तो इसी को मैं लिख सकता हूँ, दिस विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 2 टाइम्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाई द रेडियस ऑफ अर्थ और मल्टीप्लाइड बाई द रेडियस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेनेट, जिस प्लेनेट की हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक, इसके बाद जो नेक्स्ट है दैट्स ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होता है? ऑर्बिटल वेलोसिटी एक सैटेलाइट के लिए हम कैसे डिफाइन करते हैं? हम बोलेंगे ये वो वेलोसिटी होती है दैट्स रिक्वायर्ड टू पुट द सैटेलाइट इनटू द ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। एक सैटेलाइट को अगर हमें अर्थ के ऑर्बिट में रखना होगा, अराउंड द अर्थ, अपने ऑर्बिट में रखना होगा अराउंड द अर्थ, तो उसके लिए जो वेलोसिटी लगेगी उस वेलोसिटी को हम बोलेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी। इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं v नॉट से, राइट, और vo से, इसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। और इसकी एक्सप्रेशन क्या होती है? रूट ऑफ g दैट मल्टीप्लाइड बाय द मास डिवाइडेड बाय द रेडियस डिवाइडेड बाय द r। आई होप दैट्स क्लियर। और इसी को मैं फर्दर लिख सकता हूं स्मॉल g दैट मीन्स द एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय r का स्क्वायर और डिवाइड आ जाएगा मेरा स्मॉलर r। यहाँ पर करेक्ट है ये वाला पॉइंट। अब मुझे एक बात आप यहाँ पर अंडरस्टैंड करना, अगर मैं हाइट की वैल्यूज बहुत ही स्मॉल लूंगा, दैट मीन्स जिस हाइट की मैं बात कर रहा हूँ, ऑर्बिट की हाइट की मैं बात कर रहा हूँ, अगर वो बहुत ही छोटी होगी दैट मीन्स एट दैट टाइम जो स्मॉल r और जो ये कैपिटल R है ये बराबर होंगे, राइट। तो इन दैट पर्टिकुलर केस जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी दैट विल बी इक्वल टू रूट ऑफ gm डिवाइडेड बाई r, रूट ऑफ gm डिवाइडेड बाई r। तो अंडरस्टैंड करना, यहाँ पर ऑर्बिटल वेलोसिटी जो मैंने बताई वो आई रूट ऑफ gm डिवाइडेड बाई r, और ऊपर जब मैंने ये वाला बताया था ये आ गया था रूट ऑफ 2 टाइम्स gm डिवाइडेड बाय r। तो फ्रॉम दीज 2 इक्वेशंस क्या मैं ये बोल सकता हूँ, क्या मैं ये यहाँ पर कंक्लूड कर सकता हूँ, क्या मैं ये यहाँ पर कंक्लूड कर सकता हूँ कि जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है या जो एस्केप वेलोसिटी होती है, मैं यहाँ पर लिखूंगा v एस्केप, जो एस्केप वेलोसिटी होगी वो होगी रूट ऑफ 2 टाइम्स v ऑर्बिटल। एस्केप वेलोसिटी जो होती है वो रूट 2 टाइम्स होती है इक्वल टू किसके? ऑर्बिटल वेलोसिटी के। आई होप दैट्स क्लियर एज वेल, आई होप दैट्स क्लियर एज वेल। इसके बाद नेक्स्ट जो है दैट इज जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और इसका यूज हम क्या करते हैं अंडरस्टैंड करना। अगर मेरे पास एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट होगी जो रिवॉल्व करती है अराउंड द अर्थ, राइट, मेरे पास एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, मेरे पास एक सैटेलाइट है जो रिवॉल्व करती है अराउंड द अर्थ कितने टाइम में? इन एन इक्वेटोरियल प्लेन, और उसको कितना टाइम लगता है? 24 आवर्स। दैट मीन्स जितना टाइम अर्थ को एक रेवोल्यूशन में लगता है, एक रोटेशन में लगता है, उतना ही टाइम अगर इसको भी लगेगा। दैट मीन्स अगर इनकी स्पीड सेम होगी, अगर इनका सेंस ऑफ रोटेटिंग सेम होगा, राइट, तो ये जो सैटेलाइट होगी इसको ये हमें लगती है ये स्टेशनरी सैटेलाइट है। देखो अगर हम अर्थ, ये है अर्थ, और इसके अराउंड अगर कोई सैटेलाइट घूम रही है, अगर उस सैटेलाइट की स्पीड और अर्थ की स्पीड जो रोटेटिंग स्पीड है वो सेम है, दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पर इसको ऑब्जर्व करूंगा दैट मीन्स मुझे तो ये स्टेशनरी लगेगी। और जब मुझे ये स्टेशनरी लगेगी, ये किसको स्टेशनरी लगती है? एक ऑब्जर्वर को ये स्टेशनरी फिर लगती है, राइट। तो उस सैटेलाइट को हम बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। इसको हम बोलेंगे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। दैट मीन्स ये हमें ये अपीयर होती है स्टेशनरी, कहां से? विद रेस्पेक्ट टू द जियो, विद रेस्पेक्ट टू द अर्थ। जब हम अर्थ से इसको ऑब्जर्व करेंगे तो हमें ये स्टेशनरी लगेगी। जियो इसका और एक भी नाम है, इसको हम और एक नाम से जानते हैं, इसको हम बोलते हैं पार्किंग सैटेलाइट, पार्किंग सैटेलाइट। इनका सेंस ऑफ रोटेशन भी सेम होता है अर्थ का और सैटेलाइट का, और इनकी जो स्पीड होती है वो भी सेम होती है, इनका जो टाइम पीरियड होता है वो भी सेम होता है, तभी हमें ये क्या लगती है? स्टेशनरी लगती है। रिलेटिव स्पीड यहाँ पर 0 के इक्वल टू आ जाती है। जब रिलेटिव स्पीड 0 के इक्वल टू आ जाएगी तो हमें ये स्टेशनरी लगती है। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ये जो सैटेलाइट होती है ये बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होती है, तभी हम इसको यूज़ करते हैं। इसको हम यूज़ करते हैं कहाँ पर? टेलीकम्युनिकेशंस में, ब्रॉडकास्टिंग में, मेट्रियोलॉजी। क्यों? क्योंकि इसकी स्टेबल पोजीशन होती है विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ, विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ ये हमें स्टेबल लगती है, ये हमें स्टेशनरी लगती है। ये बात क्लियर है? ओके, so this was a quick revision for another one more chapter, that's gravitation
ग्रेविटेशन वाला जो चैप्टर है, इसी के साथ हमारा ग्रेविटेशन वाला चैप्टर जो है वो भी यहाँ पर एंड होता है। इसके सारे फॉर्मूलाज हमने देखे, इसके कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हमने यहाँ पर रिवाइज करने की कोशिश की। आई होप आप सबको ये रिवीजन पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।